अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सल्फी एजुकेशन में। हम बच्चों लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है, जो कि क्लास 10th के साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके हमने टोटल जो पार्ट्स हमने डिवाइड किया था, उसमें से बच्चों हमारे ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम बच्चों हमारा लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि है ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि उत्सर्जन कहते किसे हैं। सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि अगर हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ने वाले हैं तो उत्सर्जन तंत्र आखिर होता क्या है, ऐसा क्या होता है इस तंत्र के अंदर कि इस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों नाम से स्पष्ट है, उत्सर्जन यानी कि बच्चों विसर्जन कर देना, अर्थात शरीर से बाहर निकालना, निष्कासित करना। क्या शरीर से बाहर निकालना? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बच्चों क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो पहले बच्चों हम आज टॉपिक्स में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है, हम सारे टॉपिक बाय टॉपिक को करेंगे और बच्चों एक ही क्लास के अंदर हम जैसे कि हम करते आ रहे हैं पूरा आज हमारा उत्सर्जन तंत्र को बच्चों हम कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक्स बच्चों जो आज हमें कवर कर रहे हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले हम मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र की बच्चों जो इकाई होती है उसका नाम होता है बच्चों वृक्काणु या नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं बच्चों वृक्क में, तो हम वृक्क की संरचना भी देखेंगे और ये नेफ्रॉन की संरचना भी देखेंगे। वृक्क के अंदर बच्चों उत्सर्जन में द्वारा मानव के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसका मूत्र बच्चों यूरिन उसको कहा जाता है और इसके अंदर बच्चों यूरिया उपस्थित होता है उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो ये मूत्र का निर्माण कैसे होता है उस प्रक्रिया को भी बच्चों हम देखेंगे। इस प्रक्रिया के अंदर बच्चों जो स्टेप होते हैं वो होता है चयनित पुनः अवशोषण, कोशिका गुच्छे निश्चंदन और नलिका स्रावण। इन तीनों स्टेप्स को बच्चों हम ध्यान से देखेंगे। उसके बाद में बच्चों हम डायलिसिस, जिसको बच्चों बोलते हैं कृत्रिम वृक्क अपोहन, यानी कि बच्चों आर्टिफिशियल रूप से क्या करना, आर्टिफिशियल रूप से जो काम हमारी बॉडी के अंदर किडनी कर रही है, किडनी हमारे बॉडी में, किडनी यानी कि बच्चों वृक्क, तो किडनी हमारी बॉडी के अंदर जो काम कर रही है उसी काम को आर्टिफिशियली यानी नकली तरीके से हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसको बच्चों क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। और बच्चों लास्ट में हम क्या देखेंगे कि जैसे मानव के अंदर या अन्य जीवों के अंदर उत्सर्जन होता है उसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर भी उत्सर्जन होता है, तो उसको भी हमें लास्ट में देखना पड़ेगा, पादपों में उत्सर्जन। अब आगे बढ़ते हैं। मानव उत्सर्जन या ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों? एक्सक्रीशन वह जैव प्रक्रम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में, सबसे पहले देखेंगे कि ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारी बॉडी के अंदर शरीर के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। एक होता है बच्चों अपचयी क्रियाएं और दूसरी होती हैं उपचयी क्रियाएं। एक क्रिया के अंदर क्या होता है बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको बस हमको ऊपर से समझना है। एक क्रिया के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, अर्थात सरल पदार्थ जुड़ेंगे और उनसे जटिल पदार्थ बनेगा। और दूसरे के अंदर क्या होता है बच्चों, जो हमारा पहले से ऑलरेडी जटिल पदार्थ है वो टूटता है। तो बॉडी के अंदर दो तरह की हमारे क्रियाएं होती हैं, एक होती है जोड़ने वाली, जैसा सरल जोड़ रहा था और जटिल के अंदर बदल रहा था, और दूसरी क्रिया होती है तोड़ने वाली। तो ये जोड़ने और तोड़ने वाली क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? अपचयी और उपचयी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। इन उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, हमारी बॉडी के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, हमें ध्यान देना होगा बच्चों, उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों का निष्कासन होता है और ये निष्कासन यानी निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे कि बच्चों अमीबा वगैरह ऐसे जो जीव होते हैं जिनके अंदर एक ही कोशिका वाला शरीर होता है, एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से ही जल में विसर्जित कर देते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि एक कोशिकीय जीवों के अंदर उत्सर्जन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं, वो अपने शरीर की सतह द्वारा क्या करते हैं, अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को हमारी अपनी बॉडी की सतह से ही बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए या अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, जबकि मानव के अंदर ऐसा नहीं होता है। मानव के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए क्या होता है, अलग अंग पाए जाते हैं, विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, जिनका कार्य ही होता है क्या करना, बॉडी के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना। ये हो गया अपना।
अब मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, सबसे पहले हमें अंगों के नाम देखने हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर बच्चों क्यों पहला अंग पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है, वो क्या होता है, हमारा किडनी होती है। क्या होता है बच्चों, हमारी किडनी होती है। एक जोड़ी हमारे पास में किडनी होती है। कितनी होती है बच्चों, किडनी की संख्या क्या होती है, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब 2 किडनी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, किडनी के अंदर जो भी पदार्थों का निर्माण होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थों का किडनी के अंदर निर्माण होता है, उन पदार्थों को नीचे तक लाने का कार्य कौन करती हैं, मूत्रवाहिनी करती हैं। अब 2 किडनी है तो दोनों से पदार्थों को निकालने की एक नलिका रहेगी, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी दिखेगा। ये हमारी किडनी है और बच्चों ये हमारी दूसरी किडनी है। इस किडनी से क्या होता है, इस किडनी से ये वाली नलिका जा रही है और इस किडनी से ये वाली नलिका जा रही है। तो किडनी कितनी हो गई हमारी बॉडी में टोटल 2 किडनी हो गई, एक ये रही, एक ये रही। और ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये 2 नलिकाएं होती हैं, जिन नलिकाओं का नाम क्या होता है, मूत्रवाहिनी यूरेटर। क्या बोलते हैं इन्हें, मूत्रवाहिनी यूरेटर। ये रही पहली, ये रही दूसरी, ये रही। आगे क्या होता है, इन नलिकाओं के अंदर जो पदार्थ आता है, जो अपशिष्ट पदार्थ इनसे छन करके आता है, वो पदार्थ आगे एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, जिससे कहते हैं जहां पर इकट्ठा होता है ऐसा आशय, यानी ऐसा स्थान, ऐसा जगह, ऐसा कोई कप टाइप की एक ऐसी संरचना जिसके अंदर मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर की संरचना डायग्राम में भी स्पष्ट है, इस प्रकार का यूरिन का ब्लैडर होता है हमारा। और ये दोनों मूत्रवाहिनियां क्या करती हैं, अब जैसे हमारे किडनियों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, ये अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से होता 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 कहाँ जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, हमारे मूत्राशय में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। और मूत्राशय से आगे ये जो स्थान होता है, ये वाला, इसे क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा कहा जाता है। और यूरेथ्रा के द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर इस अपशिष्ट पदार्थ का क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंदर 4 अंग उपस्थित होते हैं। और किडनी के अंदर बच्चों जो सबसे एक इंपॉर्टेंट अंग होता है, जो कि किडनी के अंदर पाया जाता है, ये हमारी किडनी होती है, वृक्क होता है। और वृक्क के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे नेफ्रॉन। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। अब हम सबसे पहले देखेंगे वृक्क के बारे में कि वृक्क आखिर होते कैसे हैं। तो हमने अभी जो वृक्क का एक डायग्राम हमने एक बनाया था पीछे, तो वृक्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये पहला वृक्क हो गया, ये दूसरा वृक्क हो गया। तो ये जो 2 वृक्क होते हैं, ये एक साइड से देखेंगे हम अंदर से धसे हुए रहते हैं। ये जो जगह है बच्चों, यहाँ से अंदर से धसे हुए रहते हैं वृक्क के अंदर। वैसे अंदर इसके एक मेड्यूला भाग होता है, कॉर्टेक्स भाग होता है। हमें उतना ही पढ़ना जितना हमारे सिलेबस में, तो हमें देखना है इस स्थान से धसे हुए रहते हैं। क्यों धसे हुए रहते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ से ही क्या निकलती है, यहाँ से ही हमारी यूरेथ्रा निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, आगे देखेंगे। तो इनका आपको स्ट्रक्चर देखना सबसे पहले कि ये जो हमारे वृक्क होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप इस वाले को हटाएं और हम इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं पहले। ये जो बच्चों स्ट्रक्चर है, ये कैसा दिखता है, अगर आपने कभी खाया हो, एक होता है राजमा। क्या होता है बच्चों, राजमा। राजमा करके एक फली टाइप का एक होता है हमारा खाने के अंदर, इसको यूज़ किया जाता है। राजमे की सब्जी बनाई जाती है, चावल से राजमा को खाया जाता है। तो अगर आपने राजमे की जो फली होती है, अगर राजमे की फली को देखा हो, तो वो कुछ कुछ इसी शेप की नजर आती है। इसीलिए बच्चों राजमे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राजमा को, राजमा का इंग्लिश में जो नाम होता है वो भी क्या होता है बच्चों, किडनी बीन।
राजमा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? किडनी बीन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका शेप इससे सिमिलर मिलता जुलता होता है। ये कहाँ पर होते हैं? सबसे पहले इनकी उपस्थिति कहाँ पर होती है? तो ये हमारे उदर गुहा में यानी पेट वाले हिस्से में दोनों ओर, साइड में दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। दो संख्या होती है, हमने देखा था कि इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? दो होती है। मूत्र का जो निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण हमारे कहाँ पर होता है? हमने देखा था मूत्र का निर्माण वृक्क में हो रहा था। वृक्क के बाद में वो मूत्र मार्ग से नीचे मूत्राशय में आ रहा था और मूत्र मार्ग के बाद में बच्चों वो आगे जाकर के निकल जाएगा। ठीक है, इनकी संख्या दो होती है। मूत्र का निर्माण वृक्कों में ही होता है। इसकी आकृति राजमा के समान होती है। हमने देखा था इसकी आकृति किसके समान होती है? राजमा के समान होती है। वृक्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान से देखिएगा, वृक्क के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। मतलब ये जो नेफ्रॉन हमने देखे ये एक दो नहीं होते वृक्क के अंदर, एक वृक्क के अंदर 1,24,000 से अधिक क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। हमें संख्या याद नहीं करनी, हमें बस इतना याद करना है कि वृक्क के अंदर, एक सिंगल वृक्क के अंदर भी लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, जिन्हें क्या कहा जाता है? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन से कहते हैं। कहां पाए जाते हैं? वृक्क के अंदर पाए जाते हैं। कितनी संख्या होती है? लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, वृक्क में बच्चों जब मूत्र का निर्माण हो जाता है तो ये मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहां पर इकट्ठा हो जाता है बच्चों? मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। पीछे हमने डायग्राम में देखा था, इसको भी दोबारा यहीं पर बना देते हैं। ये हमारा एक किडनी बना रहे बच्चों, ये हमारी किडनी होती है। ठीक है, सेम एक स्ट्रक्चर दूसरी साइड भी रहेगा। और ये कहां पर जाकर के इकट्ठी होती है? हमारे मूत्राशय में। तो मूत्र बनने के बाद में कहां पर? वृक्क में मूत्र बनने के बाद में मूत्र वाहिनी से होता हुआ, इस वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्राशय क्या होता है? ये बच्चों एक पेशीय संरचना होती है, यानी कि मांसपेशियों की बनी होती है। कैसी बनी होती है? मांसपेशियों की बनी संरचना होती है, जो तांत्रिक नहीं, जो तांत्रिक नहीं बच्चों, जो तंत्रिका कोशिकाओं के नियंत्रण में होती है। यानी कि बच्चों क्या होता है? यानी तंत्रिका कोशिका हमारे जो ब्रेन से जुड़ी होती हैं, जो कि सिग्नल को ले जाने का कार्य करती हैं, जो कि आवेगों के संचरण का कार्य करती हैं। तो जो हमारा मूत्राशय होता है, इसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है बच्चों? इसका नियंत्रण तंत्रिका कोशिकाओं के कंट्रोल में होता है बच्चों। मूत्र बनने का उद्देश्य, यानी मूत्र का निर्माण होता क्यों है? अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर मूत्र बनता क्यों है? मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है? रुधिर में से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना। कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी के अंदर हमारे मूत्र का निर्माण होता ही क्यों है, तो क्यों होता है बच्चों? ताकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है, जो रुधिर बह रहा है, उस ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जा सके? छान करके पृथक किया जा सके। आगे देखेंगे, अब बच्चों हमें देखना है कि वृक्क के अंदर मूत्र निर्माण होता किस प्रकार से है। तो हमने देखा बच्चों, वृक्क खुद मूत्र निर्माण नहीं करता, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि ये मेन कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? रुधिर को साफ करने का और उस रुधिर में से क्या निकालने का? उस रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके यूरिन अर्थात मूत्र बनाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? नेफ्रॉन्स। कहां पर होता है बच्चों? ये नेफ्रॉन्स में। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें इसमें लिखना है कि वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया कहां पर होती है? कहां पर होती है? नेफ्रॉन में होती है। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नेफ्रॉन में होती है। वृक्काणु बच्चों, इसे हिंदी में नेफ्रॉन को वृक्काणु कहा जाता है। याद रखना है,
नेफ्रॉन को ही क्या कहा जाता है, वृक्काणु कहा जाता है। वृक्काणु के बच्चों हमें पहले भाग देखने हैं। सबसे पहला भाग जो होता है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है बच्चों, ये एक केशिकाओं का, ब्लड की केशिकाओं का, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ब्लड की केशिकाएं क्या होती हैं, हमने पढ़ा था बच्चों, रिवाइंड करने की कोशिश कीजिए कि ब्लड जो हमारा होता है वो वाहिनियों के अंदर बहता है, और ये वाहिनियां टोटल 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिराएं और केशिकाएं। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, नाम में कोशिका नहीं बच्चों, केशिका गुच्छ। ये क्या होता है, केशिका गुच्छ। क्या होता है ये, केशिका गुच्छ। क्या होता है बच्चों, केशिका गुच्छ। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये क्या होता है, केशिकाएं। नाम से नाम को तोड़ने की कोशिश की, केशिका गुच्छ, केशिकाओं का गुच्छा, यानी केशिकाएं आपस में गुथ करके मिल करके एक संरचना बनाती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस किसके ऊपर होता है, तो ये ग्लोमेरुलस एक स्थान होता है जिसके ऊपर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोमन संपुट या बोमैन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद में बच्चों नलिकाकार भाग होता है। कुछ नलिकाएं होती हैं जो कि 2 प्रकार की होती हैं। जो पास होती है बच्चों उसे बच्चों कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में इसका नाम होता है शॉर्ट में पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपको नाम याद नहीं रखना है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और जो दूर होती है, नाम को तोड़िएगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका। कुंडलित आ रहा है, कुंडल का मतलब क्या होता है, कुंडल का मतलब होता है बल। कुंडल का मतलब क्या होता है, बल। यानी ऐसी नलिका, जैसे बच्चों एक नलिका तो है ये भी एक नलिका है, नलिका जा रही है। और अगर बच्चों एक नलिका ऐसी, एक पाइप बच्चों सीधा जा रहा है और एक पाइप आप देखिए कैसा मुड़ा हुआ सा पाइप है, तो जिस पाइप के अंदर ऐसे बल होते हैं, लहर सी आ रही है, इसे ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, कुंडल। तो ऐसी नलिका जिसके अंदर कुंडल होते हैं यानी कि बल पड़े रहते हैं, कुंडलित नलिका। 2 होती हैं, पास वाली समीपस्थ, दूर वाली दूरस्थ। काम खत्म। 3 पार्ट हो गए हमारे। चौथा पार्ट बच्चों डीसीटी यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। आगे जाकर के क्या होती है, डीसीटी आगे जाकर के बहुत सारी डीसीटी। अब नेफ्रॉन एक तो होता नहीं है, एक वृक्क के अंदर हमने देखा लाखों नेफ्रॉन होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर बच्चों एक वृक्क के अंदर लाखों नेफ्रॉन है, सपोज करते हैं भाई 1,10,000 नेफ्रॉन है, तो एक वृक्क के अंदर ग्लोमेरुलस भी कितने हैं, 1,10,000। एक वृक्क के अंदर बोमेन सबुट कितने हैं, 1,10,000। एक वृक्क के अंदर नलिकाकार भाग कितने हैं, 2,20,000, क्योंकि 1,10,000 तो पीसीटी, 1,10,000 डीसीटी। समझ में आ रहा बच्चों। आगे देखो, अब डीसीटी जो होती है बहुत सारी, अब सीधी सी बात है 1,10,000 जो डीसीटी होती है, तो बहुत सारी डीसीटी आपस में एक नलिका में मिलती हैं बच्चों, जिस नलिका का नाम क्या होता है, संग्राहक नलिका। ये बाकी नलिका मिलती हैं, मिलना मतलब इकट्ठा होना, कलेक्ट करना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी नलिका। ऐसी ट्यूब्यूल, ऐसी नलिका जिसमें बाकी नलिकाएं आकर के इकट्ठा हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, संग्रह हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका कहते हैं। ये बच्चों हुआ हमारे मुंह के क्या क्या भाग होते हैं। आगे देखेंगे अब हम वृक्काणु। अब नेफ्रॉन की संरचना बच्चों, नेफ्रॉन को इधर ध्यान से देख लीजिए। एक ही बार में अपन ने पूरा पढ़ लिया है इसको, तो अपन को समझने की एक्स्ट्रा कुछ भी जरूरत नहीं है इसके अंदर, पूरा अपन पहले ही ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। दिख रहा कलर, ये ना गंदा सा है मगर चलो। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये केशिका गुच्छ कहाँ है, केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, ये देखो, ये रहा। क्या हो रहा बच्चों, देखो ये एक धमनी आई, क्या आ रहा बच्चों, वृक्क धमनी की एक शाखा। वृक्क के अंदर जो एक धमनी होती है वो होती है वृक्क धमनी। ये इसकी एक शाखा आई, ये वृक्क शिरा की शाखा आई। और हमने देखा है बच्चों के धमनियाँ और शिराएं आगे जाकर के जब मिलना होता है तो किसके द्वारा मिलती हैं, केशिकाओं के द्वारा मिलती हैं। धमनी और शिरा किसके द्वारा मिलती है, केशिकाओं के द्वारा मिलती हैं। तो इस चित्र के अंदर बच्चों ध्यान से देखना, ये सारी आगे जाएंगी और यहाँ पर बच्चों क्या है, आपको बस समझना है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी केशिकाओं का एक गुच्छा है, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया, केशिका गुच्छ, बीच वाला। इसके बाद में देखेंगे तो ये केशिका गुच्छ एक येलो येलो पार्ट के ऊपर है, ये देखो, ये रहा, दिख रहा है पार्ट,
इस पार्ट के ऊपर है, ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है बच्चों, बोमन संपुट हो गया नाम इसका भी, आगे देखेंगे। इसके बाद में क्या होता है बच्चों, ये देखो नलिकाकार भाग, कुंडल दिख रहे होंगे बच्चों आपको इसके अंदर। इसी में बच्चों जो पहला कुंडल है, ध्यान से देखेंगे, ये कुंडल बच्चों सबसे पहला, ये पास में है, और ये नलिका देखेंगे, ये दोनों ऐसे आपको बगल बगल में दिख रहे हैं, मगर ध्यान से देखिएगा, पहले ऐसा है ये, जैसे ये नलिका चली, पहले यहाँ कुंडल हुए, फिर नलिका आगे गई, फिर यहाँ कुंडल हुए। अब बताओ पहले कुंडल कौन से में आए, इसके अंदर, बाद में किस में आए, इसके अंदर, तो ये वाली हो जाएगी हमारी पीसीटी, ये वाली हो जाएगी हमारी डीसीटी, ये डी है भाई, डी 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 क्या हो जाएगी ये, डीसीटी। ऐसे ही अब इसके अंदर बताओ, पहले कुंडल ये वाला क्या है फिर हमारा पीसीटी, बाद वाला कुंडल क्या है डीसीटी, पीसीटी डीसीटी, डीसीटी आगे जाकर के किसके अंदर मिल रही है, तो देखेंगे बच्चों डीसीटी आगे जाकर के कहाँ मिल रही है, इस जगह से, देखो इस जगह से डीसीटी कहाँ मिल रही है, ये है हमारी संग्राहक वाहिनी। अब आपको ये स्थान नजर आ रहे होंगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, क्यों है ये स्थान, अरे भैया यहाँ से किसी दूसरी डीसीटी जुड़ेगी, यहाँ से कोई और डीसीटी जुड़ेगी, यहाँ से कोई और डीसीटी, यहाँ से कोई और डीसीटी, यहाँ से कोई और डीसीटी, बहुत सारी अलग अलग डीसीटी जुड़ती रहेंगी। अपने को उतना डिटेल में जाना ही नहीं है, अपने को बच्चों ये देखना है, अंगों के नाम याद रखने हैं। केशिका गुच्छ पहला होता है, वो किसके ऊपर होता है, बोमेन संपुट पे। नलिकाकार भाग जो पहले पड़ता है वो पीसीटी, जो बाद में पड़ेगा वो डीसीटी। जहां डीसीटी जाकर के मिलेंगी उसका नाम क्या बच्चों, संग्राहक वाहिनी। इससे बच्चों अपना कोई भी वास्ता नहीं है, याद रखना है कहां मिल रही है। ठीक हो गया हमारा क्या, संग्राहक वाहिनी। आगे देखेंगे बच्चों, अब होता किस प्रकार से है, क्रियाविधि क्या क्या होता है, आखिर नेफ्रॉन छानता कैसे है, उसको देखना अब अपने को। तो नेफ्रॉन देखेंगे बच्चों छान कैसे रहा है, नेफ्रॉन कैसे छानता है। नेफ्रॉन के छानने के लिए सबसे पहले कहां पर होता है, केशिका गुच्छ। ये फिर से कोशिका नहीं है, क्या है बच्चों, यह है केशिका। क्या है, क्या बच्चों, केशिका। केशिका गुच्छ निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब क्या होता है बच्चों, फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन। कहां पर हो रहा है ये फिल्ट्रेशन, केशिका गुच्छ के अंदर हो रहा है, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर हो रहा है। तो ऐसा फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ निस्यंदन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। होता क्या है, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसको आपको दोबारा समझाएंगे। जब बच्चों वृक्क धमनी, यानी वृक्क के अंदर जो धमनी जा रही है उसे बोल रहे हैं वृक्क धमनी। अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग धमनी जाती है। धमनियों का काम क्या होता है, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, धमनियां करती हैं। तो वृक्क के अंदर जो धमनी शुद्ध रक्त पहुंचाएगी उसका नाम वृक्क धमनी। यकृत के अंदर यकृत धमनी, सीधी सी बात है। तो वृक्क धमनी की जब शाखा वृक्काणु में यानी नेफ्रॉन में प्रवेश करती है तब क्या क्या होता है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को तो निकालना है। तब क्या, जल भी निकलता है, लवण भी निकलता है, ग्लूकोज भी निकलते हैं, अमीनो अम्ल भी निकलते हैं, और साथ में क्या निकलेगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ केशिका गुच्छ में से छन कर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, केशिका गुच्छ यानी के ग्लोमेरुलस में से छन करके बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। इसको बच्चों ध्यान से एक बार देख लेना। सबसे पहले देखो, ये हमने बनाएंगे, ये बच्चों आई धमनी, आ गई, पतली हो जाएंगी बच्चों, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है बच्चों, एक ये रही, एक ये रही, ये रही, ये रही, ये सारी आपस में मिलेंगी और यहाँ पर एक खिचड़ी बनेगी। बन गई, समझ में आ रहा है ग्लोमेरुलस बना कैसे, बस समझ में आ गया ग्लोमेरुलस। अब इसको अपन थोड़ा रफ बना लेंगे। ये आई, छन करके
आगे जाएगा। ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस। कहाँ पर होता है ग्लोमेरुलस? ठीक है, ये हमारा क्या है, बोमेन संपुट। अब बच्चों नाम लिख देंगे एक बार इनके। ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम, केशिका गुच्छ, केशिकाओं का गुच्छा। ये बच्चों हमारा क्या है, ये है हमारा बोमेन संपुट। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखना है। होगा ये कि जब हम इसके अंदर क्या जाएगा बच्चों, ब्लड जाएगा। दिख ही नहीं रहा होगा ये बच्चों, इसके अंदर क्या जा रहा, ब्लड। ये ब्लड फिर जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्लड छन जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये ब्लड छन जाएगा। कैसे छनेगा, यहाँ से इधर भी छेद रहेंगे बच्चों, कुछ बारीक बारीक। आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये ध्यान रखना, ये जो ब्लड था इसमें से कुछ चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें, कुछ कौन कौन सी, कुछ जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ छन करके कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, बोमेन संपुट में। ये आ गए बच्चों नीचे बोमेन संपुट में। अब ये बोमेन संपुट के अंदर पदार्थ आ गए तो क्या ये बच्चों पूरा का पूरा ब्लड आया क्या? क्या बच्चों पूरा का पूरा ब्लड आया क्या? नहीं, पूरा का पूरा ब्लड बच्चों नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों ये था प्रॉपर ब्लड। ब्लड में से पूरा ब्लड नहीं आ गया, ब्लड में से जल आया है, लवण आया, ग्लूकोज आया, अमीनो अम्ल आया और अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। पूरा पूरा ब्लड नीचे नहीं आ गया, ब्लड में से कुछ पदार्थ छन करके नीचे आ गए। तो ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों को ही बच्चों क्या कहा जाता है, इन पदार्थों को कहा जाता है क्या, प्राथमिक निस्यंद। यानी कि पहला, प्राथमिक यानी बच्चों पहला, निस्यंद यानी सबसे पहले छना हुआ जो पदार्थ है, पहली जो छनाई हुई है उसके बाद में जो हमको मिला है, इसका नाम होता है प्राथमिक निस्यंद। क्वेश्चन आ जाए प्राथमिक निस्यंद क्या होता है, तो जब धमनी की शाखा रक्ताणु में प्रवेश करती है तब रक्त में से, कहां से आ रहे हैं बच्चों ये सारे के सारे, रक्त में से, तब रक्त में से क्या क्या, जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ छन करके, कहां से, केशिका गुच्छ में से छन करके बोमेन संपुट में आ जाते हैं। ये जो पदार्थ आ गए, इन पदार्थों को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्राथमिक निस्यंद बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों प्राथमिक निस्यंद क्या होता है? और फिर प्राथमिक निस्यंद आगे कहां जाएगा बच्चों, बोमेन संपुट के बाद में आगे कहां जाएगा बच्चों, पीसीटी, वहां से डीसीटी और बच्चों वहां से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यानी संग्राहक नलिका। इतना समझ में आ ही गया होगा बच्चों। दूसरा देखेंगे, अब क्या होता है, नेफ्रॉन तो हो गया, नेफ्रॉन के अंदर, बोमेन संपुट के अंदर पदार्थ आ गए, मगर हमने जैसे कि देखा था क्या क्या पदार्थ आ रहे थे, जल भी आ रहा था भाई, उसके साथ में अमीनो अम्ल भी आ रहा था, ग्लूकोज भी आ रहा था। अब अगर हम, और लवण भी आ रहे थे, अब अगर हम प्रॉपर इतना सारे पदार्थ को ही हम जाने दें तो जल तो हमारे काम का है, जल अपशिष्ट पदार्थ थोड़े ना है। लवण तो हमारे काम का है, ग्लूकोज, खाना खाने से ग्लूकोज मिल रहा, ग्लूकोज तो बच्चों हमारे सबसे ज़्यादा काम का है। तो हम इन पदार्थों को ऐसे बॉडी से जाने कैसे देंगे? हम क्या करते हैं बच्चों, हमारी बॉडी ने एक ऐसा मैकेनिज्म सेट कर रहा हुआ है कि हमारी बॉडी क्या करती है, फिर इन अच्छे अच्छे पदार्थों को क्या करती है बच्चों, वापस से जो फिल्ट्रेट बना, प्राथमिक निस्यंद जो बना, इस प्राथमिक निस्यंद में से अच्छे अच्छे पदार्थों को क्या कर लेती है, वापस से अवशोषित कर लेती है। ठीक है, बट सबको नहीं करती, सीधी सी बात है। चयनित यानी चयन करके, सेलेक्ट करके क्या करना, पुनः अवशोषण, दोबारा से अवशोषण कर लेना। क्या होता है बच्चों, नेफ्रॉन के अंदर जब ये हमारा निस्यंद चला जाता है तो नेफ्रॉन के पास की केशिकाओं द्वारा, पास जो उसके ब्लड की केशिकाएं, रक्त की केशिकाएं जा रही हैं, वो क्या काम करती हैं, प्राथमिक निस्यंद में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल, जो जो काम की चीजें थी चारों निकाल ली, उनका क्या कर लेती हैं, पुनः अवशोषण कर लेती हैं। समझ में आ गया? जैसे कि बच्चों हमने देखा था, ये हमारा बोमेन संपुट था, यहां से वो आगे जाएगा, मान लीजिए ये हमारी है पीसीटी। ठीक है,
ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट, मेन माल कहाँ कहाँ गया, ये रहा। क्या नाम था इस माल का भाई? ये जो मेन चीजें आई हैं, क्या नाम है इसका? इसी का तो नाम था प्राथमिक निस्यंद। क्या नाम था इसका? प्राथमिक निस्यंद। इस प्राथमिक निस्यंद में से क्या किया जाएगा? अब ये प्राथमिक निस्यंद यहां से आगे कहां जाएगा? रिवर्स नहीं, नीचे ही जाएगा। ये आता जा रहा। साथ के साथ में बगल के बगल में क्या जा रही है बच्चों? एक रक्त की कैपिलरी जा रही है। ये कैपिलरी क्या काम करेगी? इसके अंदर से अच्छे पदार्थों का क्या कर लेगी? इधर अवशोषण। सिर्फ सेलेक्टिव पदार्थों का, सारे के सारे नहीं, सेलेक्टिव पदार्थों का क्या कर लेगी? ये अवशोषण। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं? चयनित पुनः अवशोषण कहते हैं। कौन करती हैं ये? नेफ्रॉन के पास की केशिकाएं। कहां से करती हैं? प्राथमिक निस्यंद में से। क्या क्या निकालती हैं? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल। ये हो गया बच्चों अपना। आगे देखेंगे बच्चों नलिका स्रावण। अब क्या होता है सबसे पहले बच्चों क्या, जैसे हमने देखा कि पहले हमारी बॉडी ने एक्सक्रेशन में जो हमारे बोमन सपोर्ट से हमने पदार्थों को निकाल दिया, पहले छान दिए। छानने के बाद में क्या हुआ? छानने के बाद में कुछ पदार्थ वहां से निकल गए। अब क्या होता है, जब ये पदार्थ आगे जाएंगे तो ऐसा नहीं है पूरा का पूरा जल निकाल लिया बच्चों, कुछ पदार्थ तो रह ही गए अभी भी। तो यूरिया, एक्स्ट्रा जल और लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ नेफ्रॉन के जो नलिकाकार भाग है उसके लास्ट सिरे में ही रह जाते हैं। क्या होता है बच्चों? यूरिया, अतिरिक्त जल यानी एक्स्ट्रा जल और लवण जैसे कुछ पदार्थ कहाँ रह जाते हैं? नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग जो हमने देखा था डीसीटी, उसके लास्ट सिरे पर यानी बिल्कुल लास्ट की डीसीटी पर रह जाते हैं। और क्या बना लेते हैं बच्चों? वहां से मूत्र का निर्माण कर लेते हैं। अब ये मूत्र क्या होता है? मूत्र संग्राहक वाहिनी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा। वहां से कहाँ जाएगा? मूत्र वाहिनी में जाएगा। वहां से कहाँ जाएगा? मूत्राशय में जाएगा। और मूत्राशय में अस्थायी, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थायी यानी हमेशा के लिए रुक जाएगा। भाई सुसु को, यूरिन को हमेशा के लिए थोड़ी रोकना है, अस्थायी रूप से तब तक के लिए जब तक कि हमको उसको बाहर निकालने की आवश्यकता ना हो, तब तक उसको अस्थायी रूप से संग्रहित यानी इकट्ठा कर लिया जाता है। और मूत्राशय के दाब द्वारा ब्लैडर प्रेशर लगाता है बच्चों, जिसके द्वारा इसे मूत्र मार्ग से बाहर निकाला जाता है। ये हो गए बच्चों हमारे तीनों पार्ट। आगे देखेंगे बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है। कई बार ऐसा हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी किडनी फेल, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं? किडनी फेल। बड़े बुजुर्गों में ज़्यादा होता है मगर आजकल तो सभी एज के लोगों में हो जाता है, किडनी फेल हो जाती हैं। ये किडनी फेल हो क्यों रही है? किडनी के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, जब किडनी किसी भी कारणवश, चाहे हाई ब्लड प्रेशर से, कि जब अगर ब्लड ज़्यादा प्रेशर से आएगा तो ग्लोमेरुलस के अंदर भी ज़्यादा प्रेशर से आएगा। ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा प्रेशर से आएगा तो बोमेन संपुट में जो प्राथमिक निस्यंद बना वो भी ज़्यादा प्रेशर से आगे बढ़ेगा। सारा काम प्रेशर से ही होगा। लो प्रेशर से आएगा तो कम पहुंचेगा, हाई प्रेशर से आएगा ज़्यादा पहुंचेगा। हाई बीपी, लो बीपी और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों? किडनी खराब हो जाती है। अगर किसी भी वजह से किडनी खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में यूरिन का निर्माण कौन करेगा? अब सीधी सी बात है बच्चों, यूरिन का निर्माण करना आवश्यक है। यूरिन का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूरिन के अंदर होता क्या है? अगर भाई हम यूरिन का वो देखें, यूरिन यानी मूत्र का संगठन देखें, क्या क्या होता है इसके अंदर? मेन जो इसके अंदर पदार्थ होता है ना बच्चों, एक वो होता है यूरिया, जो कि 2 से 3% होता है बस। और फिर जली जल मोर देन 95%। अब बच्चों मतलब हमने देखा कि यूरिन के अंदर यूरिया तो 2 से 3% ही है, बचा कुचा तो सारा जल है। मतलब इतना सा यूरिया निकालना है। पर ये इतना सा यूरिया भी हमारी बॉडी क्यों निकाल रही है? क्योंकि बच्चों इतना हानिकारक होता है, इतना हानिकारक होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ये यूरिया रुक जाएगा तो हमारी बॉडी को खराब कर देगा। इसको बाहर निकालना तो भाई बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, अगर इसको बाहर नहीं निकाला जा रहा, किडनी काम नहीं कर रही, यूरिया बाहर नहीं निकला, तो फिर क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से इसको, ब्लड को, जो काम हमारी किडनी कर रही थी, ये काम बाहर किया जाता है। उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं?
कृत्रिम वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम वृक्क कहते हैं। ये एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो भी रोगी है उसके ब्लड में से क्या करा जाएगा? कृत्रिम वृक्क की मदद से क्या करेंगे? हम नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करेंगे। मतलब नाइट्रोजन वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? किडनी के जरिए नहीं, कृत्रिम किडनी के जरिए निकालेंगे। इस प्रक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? अपोहन डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपोहन भी कहते हैं, कृत्रिम वृक्क अपोहन भी कहते हैं, दोनों नाम है। अब बच्चों हमें यह देखना है कि हमने देखा था कि शुरू में पहले हमारा ब्लड वगैरह उसके अंदर आ गया था। पहले स्टेप में याद करो, नेफ्रॉन से पहले स्टेप में बहुत सारा प्राथमिक निस्यंद आ रहा था। फिर हमने क्या करा था? उसमें से अब्जॉर्ब करा था, वापस से हमने माल मसाला लिया था। तो भाई पहले एक स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है, वयस्क में क्या होता है? प्रतिदिन 180 लीटर बनता है बच्चों आरंभिक निस्यंद। ये आरंभिक निस्यंद को ही प्राथमिक निस्यंद कहते हैं। मेरे बालकों, कंफ्यूज नहीं होना है। आरंभिक निस्यंद ही क्या कहलाता है? प्राथमिक निस्यंद कहलाता है। तो इसके अंदर बच्चों निस्यंद बनता कितना है? शुरू में 180 लीटर। तो क्या हम 180 लीटर यूरिन जाते हैं क्या? नहीं, हम तो 180 लीटर यूरिन जाती नहीं। क्या होता है? ये जो पदार्थ है बच्चों इनका वापस से क्या कर लिया जाता है? अवशोषण जल वगैरह का कर लिया जाता है। इनमें से उत्सर्जित मूत्र, यानी हम एक्चुअल में यूरिन कितना पास आउट करते हैं? 1 या 2 लीटर। तो मतलब बच्चों 180 लीटर 1 या 2 लीटर तो मतलब 178 लीटर का समथिंग क्या होता है बच्चों? ये निस्यंद वृक्क की नलिकाओं, किडनी की ट्यूब्यूल्स में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। एक बार हमको ये और देखना है कि कृत्रिम वृक्क अपोहन जो होता है, ये जो डायलिसिस है, ये होता किस तरह से, इसको और हल्का सा समझना बच्चों अपने को, और काम खत्म। हीमोडायलिसिस, इसको बच्चों डायलिसिस भी कहते हैं, हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, दोनों तीनों ही बच्चों इसी के नाम है। क्या करें? हीमोडायलिसिस द मेडिकल ट्रीटमेंट यूज्ड टू फिल्टर, यानी एक ऐसी तकनीक जिससे फिल्टर करते हैं एंड क्लीन, साफ करते हैं क्या? ब्लड को। किन लोगों के? ऑफ पीपल, लोगों के ब्लड को। किन लोगों के ब्लड को? विद किडनी फेलियर, जिनकी किडनी फेल हो गई। ऐसे लोगों की किडनी के ब्लड को साफ करना जिन लोगों की किडनी क्या हो चुकी है बच्चों? फेल हो चुकी है, उसको करना होता है। आगे बच्चों ये हमारा हीमोडायलिसिस इसको कहते हैं। करते क्या है देखें बच्चों, ध्यान से देखना है इस डायग्राम को। तो ये जो ब्लड है, रेड नहीं, ये जो ब्लड है, ये देखेंगे एक एरो जा रहा है, अब दिख रहा होगा, ये एरो जा रहा है। पहले एक जगह से बच्चों हमारे ब्लड निकालेंगे, फिर ये ब्लड आगे जाएगा, ये जा रहा, ये जा रहा, आगे जाने वाले एक स्थान होता है डायलाइजर, याद नहीं रखना है, टेक्निक समझनी है। वहां जाएगा, वहां जाने के बाद में बच्चों क्या हो जाएगा? ये छनेगा। क्या होगा बच्चों? ये छनेगा। छनने के बाद में बच्चों क्या हो जाएगा? छनने के बाद में इसके अंदर से जो वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे वो इसके अंदर से क्या कर दिए जाएंगे? निकाल दिए जाएंगे। और कुछ अच्छे पदार्थ जो भी रहेंगे वो क्या कर दिए जाएंगे? इसके अंदर पुनः डाल दिए जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? डाल दिए जाएंगे, और डालने के बाद में वापस इसी के अंदर आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों क्लीन ब्लड, साफ ब्लड हमारे क्या कर दिया जाएगा बच्चों? वापस से बॉडी के अंदर चढ़ा दिया जाता है। इसी पूरी तकनीक से बच्चों क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस या फिर कृत्रिम वृक्क अपोहन। ओके बच्चों, आगे देखना पादपों पर उत्सर्जन। अरे भाई बच्चों, इस जयप्रग्रम लेक्चर के अंदर हमने ये तो देख लिया कि पादप बहुत सारे रूपों में, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे रूपों में मानव के समान होते हैं। पादपों में पहले हम सोचते हैं पादपों में श्वसन नहीं होता, नहीं भाई, पादपों के अंदर श्वसन होता है। हम सोचते हैं पादप भोजन नहीं करते, नहीं भाई, पादप भोजन भी बनाते हैं अपना, और उस भोजन को ग्रहण भी करते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर तो परिवहन होता है ब्लड के द्वारा, पादपों के अंदर परिवहन नहीं होता। हमने ये भी देख लिया कि जाइलम और फ्लोएम थे जो पादपों के अंदर परिवहन का भी कार्य करते थे। तो पादप तो बच्चों सारे कार्य करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब सारे कार्य हो रहे हैं तो जब हम उत्सर्जन करेंगे तो पादप पीछे थोड़े ना रहेंगे, पादप भी बोलेंगे हम भी उत्सर्जन करेंगे। पादपों के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो क्या होता है बच्चों? पहले तो हमने खुद ने ही देख लिया, श्वसन के अंदर जैसे हमने सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमने देखा था पादपों में श्वसन के अंदर के पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं बच्चों? बाहर निकाल देते हैं। तो एक तो पेड़ पौधे क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पहली चीज हो गई। ऑक्सीजन कब निकालते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब ऑक्सीजन निकालते हैं, श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अतिरिक्त जल, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अतिरिक्त जल को हम पसीने के द्वारा निकाल देते हैं, बॉडी को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, यूरिन के फॉर्म में निकाल देते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी अतिरिक्त जल को निकालते हैं, और कुछ द्वितीयक उपापचयी पदार्थों को भी निकालते हैं, जिनका हम आगे डायग्राम देखेंगे।
वाष्पोत्सर्जन मैंने बताया था बच्चों, पेड़ पौधों के अंदर एक प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन, जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, अतिरिक्त जल को निकालते हैं। तो अतिरिक्त जल कैसे निकालते हैं बच्चों, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अतिरिक्त जल यानी एक्स्ट्रा जल से छुटकारा पाते हैं। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। बहुत से पादप क्या करते हैं बच्चों, अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकीय रिक्तिका यानी रिक्त स्थान, कोशिका के अंदर कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें बोलते हैं कोशिकीय रिक्तिका, अपने अपशिष्ट पदार्थों को वहां पर संचित रखते हैं। कुछ पदार्थ क्या करते हैं, अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कुछ उत्पाद, जैसे कि बच्चों रेजिन और गोंद, ठीक है ना। इसके भी हम आगे अपना जो आएगा डायग्राम देखेंगे। तो आगे रेजिन और गोंद होते हैं, इनको कहां पर रखते हैं बच्चों, जाइलम जो पुराना हो जाता है, पुराने जाइलम में इनको इकट्ठा रखते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि अगर पेड़ पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि रेजिन और गोंद को कहाँ इकट्ठा रखते हैं, पुराने जाइलम में इकट्ठा रखते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। जैसे कि बच्चों हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा निकल रहा है वही तो हमारा उत्सर्जित पदार्थ है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पुरानी पत्तियां, पुरानी टहनियां, इनको पेड़ पौधे जड़ाते रहते हैं और जड़ा करके कहाँ गिराते हैं, मिट्टी में। तो पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि पुरानी पत्तियां आदि, फूल भी आ जाएंगे, फल भी आ जाएंगे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे कैसे निकालते हैं, स्टोमेटा, रंध्रों द्वारा। कहाँ होते हैं रंध्र, पत्तियों की सतह पर। कहाँ होते हैं रंध्र, पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर। अब ये देख लेंगे बच्चों पादपों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं। आपने ये देखा होगा, ये हमारा आंख का पौधा है, जिसे राजस्थान में आंकड़ा या आकोटा भी कहते हैं। ये तीनों नाम होते हैं इसके। तो ये जो पौधा होता है बच्चों, इसमें आप देखेंगे इस प्रकार के इसके फूल होते हैं छोटे छोटे से। अगर इस पौधे को अगर हम जरा सा भी कहीं से तोड़ देते हैं तो इस पौधे के बीच बीच से बच्चों गोंद जैसा कुछ दूध निकलने लग जाता है। क्या निकलता है, आपने देखा होगा कि अगर हमने इस पौधे के अगर पत्ती पर भी अगर हमने एक चीरा लगा दिया तो उस स्थान से बच्चों क्या टपकने लग जाएगा, अगर हमने पत्ती पर भी चीरा लगा तो उस स्थान से क्या टपकने लग जाएगा, दूध टपकने लग जाएगा। क्या टपकने लग जाएगा, दूध। ठीक है, ये देखें बच्चों, ये टपक रहा। कुछ पेड़ पौधों से क्या निकलता है बच्चों, इसी प्रकार से ये दूध के फॉर्म में भी निकलता है, ठीक है ना। और इसे ऐसे रेजिन की फॉर्म में, रेजिन और एक होता है मोम के समान होता है। और बच्चों आपने कभी देखा होगा पेड़ पौधों के ऊपर गोंद और आती है। क्या होती है बच्चों, गोंद। ये जो गोंद होती है जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है, लड्डू बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो गोंद होती है, बबूल के पेड़ पर गोंद आती है, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनके ऊपर ये गोंद आती है। ये जो गोंद होती है ये भी क्या होती है बच्चों, एक प्रकार से ये हम इसको कितनी भी स्वास्थ्यवर्धक रूप में खा रहे हैं, मगर ये पादपों का क्या है बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ है। हमारे लिए भले ही भोजन है मगर क्या है, ये पादपों का अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, हम लड्डू बना के खाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर जो कि बहुत छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर था, ये चैप्टर भी हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ आज हमारा लाइफ प्रोसेस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली क्लास बच्चों अब हमारे 3 चैप्टर और रह रहे हैं, ह्यूमन आई रह रहा, विद्युत रह रहा और हमारा रह रहा एक चुंबकत्व, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगली क्लास बच्चों इन तीनों में से भी किसी भी चैप्टर की जो भी पहले रहेगा बच्चों, इन किसी भी चैप्टर की रहेगी। तब तक आपको बच्चों इस लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज करना है और अगली क्लास तक का इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।